पहला जो चैप्टर है जो हमें पढ़ना है वह है ध्वनि। ठीक, और इसको बाद में रटना ना पड़े इसके लिए जरूरी है कि यही सीख लो जो कुछ है, ये ज्यादा जरूरी। यहां सीख लेंगे तो बाद में आपको रटना नहीं पड़ेगा, यहां नहीं सीख पाएंगे तो बाद में रटना पड़ेगा और रटा हुआ बहुत दिनों तक याद नहीं रहेगा। सबसे पहली चीज ये आती है कि जब हम भाषा की बात कर रहे थे, भाषा पूरी एजुकेशन का आधार है। आप जो भी सीखते हैं, एजुकेशन ही नहीं मतलब पूरे जीवन का आधार है। अगर लैंग्वेज ना होती, आप इमेजिन करिए कि जिंदगी कितनी दुष्कर हो रही होती। अभी मैं जो कहना चाह रहा हूं ये मैं क्यों एक्सप्रेस कर रहा हूं आपके सामने, क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि एक लैंग्वेज है जिसको मैं बोल सकता हूं और आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए मेरी बात आप तक पहुंच रही है। अगर ये ना होता और कुछ आपको बताना होता, हालांकि फिर हिंदी तो नहीं पढ़ा रहे होते क्योंकि भाषा ही नहीं होती, फिर कुछ और बताने का प्रयास करते, ये बताने का प्रयास करते कि बारिश कैसे होती है, फिर कैसे बताते। यानी आप जो भी सीख रहे हैं, जो भी सिखा रहा है, उन दोनों के बीच में जो एक माध्यम है वो है लैंग्वेज, भाषा है। ठीक, अब उस भाषा को जब आप सीख रहे हैं तो कहां से इसकी शुरुआत होती है? अच्छा, हमारी भाषा में और जानवरों के पास भाषा है या नहीं है? है या नहीं है? स्वरूप नहीं है, सही, वो स्वरूप नहीं है। जो स्वरूप हमारा है उनका दूसरा स्वरूप है, और इसीलिए उन्होंने आज तक साइकिल मोटरसाइकिल नहीं बना पाई, हमने बना ली, हमने एरोप्लेन बना लिया। तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है। अंतर इतना है कि वो एक्स्ट्रा क्या है उसको समझना है। दरअसल भाषा की, एक प्रश्न आता है आपकी परीक्षाओं में, खूब पूछा जाता है ये, और बड़ा सामान्य सा पहला ही प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? और विकल्प हर टाइम अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपके विकल्पों में ध्वनि है तो सीधी बात है आपका उत्तर है ध्वनि। ऐसा भी हो सकता है कि आपके विकल्पों में ध्वनि है ही नहीं। अब जब ध्वनि विकल्पों में नहीं है तब क्या करेंगे? तो दूसरा उत्तर आपका हो सकता है वर्ण। ठीक है, अगर वर्ण भी नहीं है तो वर्ण के दूसरा एक और नाम होता है, अक्षर कहते हैं उसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अक्षर हो जाएगा। सबसे छोटी इकाई ध्वनि, वर्ण या अक्षर, और दरअसल ये एक ही होते हैं। अब हमारे और जानवरों के बीच का अंतर समझिए। क्या वो आवाज प्रोड्यूस कर पाते हैं, आवाज निकाल पाते हैं? निकाल लेते हैं, हम भी आवाज निकाल लेते हैं, लेकिन हम कुछ चेष्टाएं करना जानते हैं, हम अपने कुछ अंगों का उपयोग करना जानते हैं उस ध्वनि को बदलने के लिए, और जानवर वही काम नहीं कर पाते हैं। हमारे और उनमें इतना अंतर है। ठीक, हम क्या कर लेते हैं कि हम जब ध्वनि निकाल रहे होते थे, यहां पे तो सेम ध्वनि निकलती है, कोई अंतर नहीं होता, लेकिन जब वो मुख में आती है तो हम जीभ का उपयोग कर लेते हैं उसको बदलने के लिए, हम ओठों का उपयोग कर लेते हैं उसको बदलने के लिए। ये हमारा जो उपयोग है यही हमें बहुत सारे वर्ण देता है, उन्हीं से शब्द बनते हैं, फिर वाक्य बनते हैं, सब कुछ यहीं से चल रहा है। लेकिन एक चीज है, वो क्या है? ध्वनि है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि क्या है? ध्वनि निकलने वाली कुछ आवाजें हैं जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। ये मूल आवाजें हैं, इन्हें और छोटा करना चाहो नहीं कर सकते, क्योंकि उससे छोटा हो ही नहीं सकता। कम से कम उतनी आवाज तो निकलेगी। तो जो मूल है वो ध्वनियां है। ध्वनि मौखिक होती है, मतलब अगर हम बोल रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? वो ध्वनि है। हमने कहा अब ये एक ध्वनि है। अब इसी को हमने संकेत में लिख दिया, इसका संकेत बना दिया, तो इसका जो संकेत है, किसी ध्वनि का संकेत क्या कहलाता है? वर्ण। अब अगर कोई आपसे पूछे कि वर्ण क्या है, तो वर्ण ध्वनि है, लेकिन उस ध्वनि का संकेत है। हमने किसी ध्वनि को लिखा कैसे है उसे कहते हैं वर्ण। और संकेत दरअसल वो मानक है, हमने उनको मान रखा है। ऐसा नहीं है कि ये ऊ ऐसा ही क्यों बनता है, हमने पहले से निर्धारित कर लिया कि अगर ऊ कहेंगे तो उसको ऐसे करके लिख देंगे, तो हम लिखा हुआ देखें तो समझ जाएंगे ये ऊ कहा गया या ई कहा गया। ये हमने मानक बना रखे हैं। तो एक प्रश्न तो ये हो गया आपका कि छोटी इकाई कौन सी है। दूसरा प्रश्न ये हो गया कि ध्वनि और वर्ण दोनों एक ही हैं, और दोनों के बीच में एक बेसिक सा अंतर है। वो अंतर क्या है? ध्वनि कैसी होती है? मौखिक, और वर्ण कैसा होता है? लिखित। या इसी को हम ये कह सकते हैं
कि ध्वनि का संकेत ही वर्ण है। ध्वनि का संकेत जो हमने लिख दिया वो वर्ण हो गया, और वर्ण और अक्षर एक ही बात होती है, कोई अंतर नहीं। क्लियर हुआ इतना? वर्ण, ध्वनि या फिर अक्षर एक ही बात है। वर्ण या अक्षर उसे कहते हैं जो हमने लिख रखा है, जो हमने संकेतक बना रखा है उसको कहते हैं, और जो ध्वनि निकल रही है वो क्या है? वो मौखिक है। दोनों एक ही बात है। अब दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि हमें दरअसल ध्वनि पढ़ने का मतलब है हमें पढ़नी है वर्णमाला। हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमें हिंदी की वर्णमाला पढ़नी है। अब दूसरा प्रश्न ये कि वर्णमाला क्या है? वो जो ध्वनियां जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो जो वर्ण जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन्हीं वर्णों का एक सुव्यवस्थित समूह होगा। सुव्यवस्थित होगा, और दूसरी एक और चीज होगी, क्रमबद्ध होगा। तो एक सुव्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह इन्हीं वर्णों का वो क्या कहलाता है? वर्णमाला। सुव्यवस्थित मतलब इनकी एक व्यवस्था है। अभी जब वर्णमाला आपको पढ़ाई जाएगी तो समझ में आएगा कि कोई वर्ण वहीं पे क्यों लिखा गया है जहां वो लिखा है, उसको आगे पीछे क्यों नहीं लिख देते। अब यहां से प्रश्न आना शुरू होंगे। सबसे पहला प्रश्न तो ये आएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन, बहुत कुछ विकल्पों पे आधारित, क्योंकि आपको वैकल्पिक प्रश्नों का जवाब देना है। ऐसा तो नहीं कि लिखना है, लिखना होता है तब आप स्वतंत्र होते हैं, जैसे लिखना चाहे वैसे लिख लें। अब विकल्पों में जो कुछ मिलेगा वैसे आपको जवाब देना है। हो सकता है वो मूल वाले पूछ रहे, हो सकता है कि ऐसा विकल्प बनाए जो आपके मैक्सिमम के समीप हो। तो उनमें से जो सटीक होता है, आप ये भी नहीं कह सकते कि प्रश्न गलत आया। विकल्पों में से जो ज्यादा सही विकल्प है, विकल्पों का मतलब यही होता है कि जो ज्यादा सही है वही उस समय सही है, लेकिन टोटली वो सही नहीं हो सकता, ये भी कह सकते हैं। तो अगर ये पूछी जाती है कि संख्या अभी कितनी है, तो अभी के हिसाब से आपको उत्तर देना है, सही उत्तर 53। ठीक है, 52 नहीं देना, कितना? 53 देना है। क्यों? क्योंकि एक व्यंजन बढ़ा दिया गया है। ठीक, वो राजस्थानी हिंदी जो होती है वहां से उसको लिया गया है। हालांकि वो पहले भी होता था, लेकिन जब खड़ी बोली में उसका उपयोग नहीं होता तो इसलिए नहीं था। हालांकि हिंदी जो है वो काफी विस्तृत हो रही है। मूल तो खड़ी बोली ही है, मैंने पीछे की क्लासेस में बताया भी है, जो साहित्य वाली क्लासेस थी, अगर सही से देखी पढ़ी है तो पता होगा। मूल तो वही है, खड़ी बोली, लेकिन उसके आसपास आप अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, हिंदी अलग अलग है, और खासकर बोलियों में परिवर्तन होता है। लिखी तो एक जैसी जाती है। क्यों? क्योंकि हिंदी कहीं की भी लिखी जाए, लिखी किस में जाएगी? लिपि क्या होगी उसकी? देवनागरी। लिखी तो देवनागरी में ही जाएगी, लेकिन उसको बोलने का, कहने का लहजा, तरीका या कुछ शब्द वो अलग अलग हर जगह देखने को मिलेंगे। जैसे आप जहां निवास कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्वरूप है, उसको बोलते हैं कन्नौजी। और ये कन्नौजी स्वरूप जो है, यह 3 स्वरूपों के बीच का स्वरूप है। थोड़े आगे चले जाएंगे अवधी बोली जा रही है, पीछे चले जाएंगे ब्रिज बोली जा रही है, नीचे चले जाएंगे तो बुंदेली बोली जा रही है। अब उन तीनों का जो मिक्सचर है वो लगभग यहाँ पाया जाता है। तीनों को बोलते हुए आप देखेंगे तो ट्विस्टेस उनके अलग अलग हैं, मतलब बोलने का तरीका अलग है, लहजे अलग है। कुछ लहजे बड़े प्यारे लगेंगे, कुछ लगेंगे कि लाठी चला रहा है बड़ा। जैसे मेरठ की तरफ आप चले जाओ, कौर भी होती है उधर, यानी एकदम खड़ी बोली होती है, तो उधर का लगेगा कि लड़ाई करने का मूड में आया क्या, लेकिन उसका ट्विस्ट ही ऐसा है। आप इधर चले जाओ कानपुर साइड में, वहां से थोड़ा अवधी का प्रभाव, हालांकि है वो कन्नौजी, लेकिन कन्नौजी में थोड़ा अवधी का प्रभाव बढ़ जाता है। बड़े प्यार से बोलते हैं, वो लड़ाई भी कर रहे हो तो मजा आता है कि देखो कितनी बढ़िया लड़ाई कर रहा है। वो ट्विस्ट ऐसे होते हैं उनके, अपने आप ऐसे ही। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 53। अभी क्या आता है, एक विभेदन आता है। जनरली विभेदित कर दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि भेद बताओ पूरी वर्णमाला। जो जो 53 वर्ण है उनको जानने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि वर्णमाला लिखी कैसे जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वर्णमाला को लिखना। अगर आपने सटीक तरीके से वर्णमाला को लिखना सीख लिया है, मैं अगले पेज पे लिख दूं, सटीक तरीके से वर्णमाला को अगर लिखना आपने सीख लिया तो गलतियां होने की संभावना होगी। अभी पीछे बताया वर्णमाला क्या है? व्यवस्थित समूह है। बिना था कि नहीं कि मन हुआ यहां से आ लिखना शुरू किया और पहली लाइन में ज्ञा तक खत्म,
ये नहीं करना, एक व्यवस्था है उसके आधार पे लिखना। देख लो क्या व्यवस्था है। अभी ये बात घर वालों को मत बताना कि हमें आज ओलम पढ़ाई गई थी, नहीं तो लगे कि ये तो सब गलत हो रहा है। कुछ समझ में आया? जगह पड़ी थी दोनों तरफ, फिर भी हमने इसको उतने से बढ़ाया नहीं जितना लिखा था, उतना ही रखा जितना जरूरी था। पहली पंक्ति में 7 वर्ण, दूसरी पंक्ति में 6 वर्ण, बस। पहली पंक्ति 7 वर्ण, दूसरी पंक्ति 6 वर्ण। अब अगली 5 पंक्तियां केवल 5 वर्णों की होंगी, उनको कम ज्यादा नहीं कर सकते। अब क्यों होंगी वो अभी आगे बताएंगे। और एक चीज और याद रखिए, मैं वर्णों को कैसे लिख रहा हूं इस बात का भी ध्यान रखना है। खा मैंने बनाया है, ध्यान रखिएगा ये जो राज ऐसा है अटैच है, अगर आपने अलग कर दिया तो लिखने का तरीका गलत हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक। अब ये अगली जो 5 पंक्तियां हैं सभी में केवल और केवल 5 वर्ण है। जगह इतनी थी कि हम एक एक में दो दो समेट सकते थे, 10 10 भी लिख सकते थे, या 10 से ज्यादा 15 भी लिख सकते थे, लेकिन कितने लिखेंगे? 5, क्योंकि सुव्यवस्थित रखना है, ठीक। अगली, बस, अब केवल 4। शुरुआत देखो, पहली लाइन 7, दूसरी लाइन 6, अगली 5 लाइनें 5, फिर आगे 4। ठीक। अब आगे जगह को लेकर समस्या होगी, लिखना नीचे ही है। ये पूरी वर्णमाला है, ऐसे करके लिखना, उनको नीचे ही मान लो, ठीक। अब ये देखो, क्या 53 वर्ण पूरे हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं गड़बड़। ये 13 है, ये 25 है, 13 और 25 कितने हो गए? 38, ये 12 है, 38 और 12 50, और ये 3, ठीक है, हो गए पूरे 53। अब ये ऐसे लिखने का मतलब क्या है? इनको सुव्यवस्थित किया क्यों गया है? ऐसे ही क्यों किया गया? इसके अलावा भी कोई और तरीका हो सकता था? नहीं, जहां कहीं भी जो कुछ भी लिखा है वो अपने हिसाब से लिखा है। पहली पंक्ति देखिए, पहली पंक्ति में वो स्वर आए हुए हैं। ये पहली 2 पंक्तियां काहे की हैं? पहली बात तो ये कि दो मक्खी बैठी हुई कहीं, पहली 2 पंक्तियां काहे की हैं? स्वर की हैं। अब एक प्रश्न यहां उठेगा कि स्वर क्या है, स्वर किसे कहते हैं? तो ये भी ध्वनियां हैं या ये भी वर्ण है, लेकिन इनकी खासियत ये है कि ये वर्ण स्वतंत्र होते हैं। पहली चीज क्या है? ये वर्ण स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र होने का मतलब इन्हें जब आप बोलेंगे तो आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये स्वतः बोले जा सकते हैं। इन्हें बोलने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। इनकी उच्चारण अवधि कम होगी, यानी जल्दी बोले जा सकते हैं। एक तो ये खासियत। दूसरा, केवल और केवल स्वर से ही जो मूल स्वर है उनकी ये खासियत है कि वो लगातार बोले जा सकते हैं। बाकी पूरी वर्णमाला में कुछ भी लगातार नहीं बोला जा सकता। सारी चीजों पर गौर नहीं किया होगा। अब देखिए, मैंने कहा इन्हीं में से जो मूल स्वर है उनकी ये खासियत है कि वो लगातार बोले जा सकते हैं बिना रुके। बाकी कुछ भी बिना रुके नहीं बोला जा सकता। लाइक, वर्ण लीजिए आ, और लगातार बोलिए चाहे जितनी देर तक आ करते चले जाओ।
लगातार निकल रहा है आ। अब एक बार बोलो का, जैसे ही आपने कहा का तो पहली बार में खत्म हो गया, फिर तो आ चलेगा। इनकी ये खासियत है कि इन्हें कंटिन्यू बोला जा सकता है। आज शुरू करो 7 दिन रुको मत, लगातार बोल सकते हो। बाकी कहीं भी आपको रुकना पड़ेगा। ये गौर किया था कभी ऐसा होता है? ई बोलो, चाहे जितनी देर बोलो, लगातार नहीं लगेगा। ऊ बोल के देखो, वैसी तो निकलेगी, लगातार रुकेगी नहीं, कंटिन्यू निकलेगी और पास में नहीं बदलिए। फिर ए बोलो, ए ए ओ बोलिए, लगातार होंगे आ ई उ ए ओ, चाहे जितनी देर बोलो, लेकिन ऋण नहीं बोल सकते, क्योंकि इसको जैसे ही आप बोलेंगे तो शुरुआत तो रा से होगी, उसके बाद ई आ जाएगी, फिर रा तो गायब हो जाएगा, फिर ई चलती चली जाएगी, वो नहीं बोला जा सकता। मूल स्वर में ये पहली जो पंक्ति में है ये मूल स्वर, पहली पंक्ति में कैसे है? मूल स्वर है, और मूलों में ह्रस्व और दीर्घ है। ह्रस्व मतलब जो अपने आप में सिंगल है वो ह्रस्व है, और जिनमें दोहरा प्रभाव आ गया उसी का वो दीर्घ है। जैसे जो छोटा आ है ये ह्रस्व है, और दो छोटे आ मिलके ही बड़ा आ बना है, मतलब उच्चारण की अवधि बढ़ गई, तो ये कैसा है? दीर्घ है। ये मूल है, ठीक। ये या तो अपने आप में अकेले हैं, और अगर इनका निर्माण भी हुआ, ये बने भी हैं, तो अपने ही जैसे दो मिला के बने। ये अपने आप में अकेला है। अब देखो इसमें जो जो ह्रस्व है, 1 2 3 और 4, ये ह्रस्व है, छोटे हैं, ये किसी से मिलके नहीं बने, ये मूल ध्वनियां। अब ये वाले जो हैं ये मिला मिला के बने, लेकिन इनकी खासियत यह है कि इन्हें बनाने के लिए किसी और को नहीं मिलाना पड़ा। इन्हें बनाने के लिए यही दो मिलाने पड़े। दो छोटे आ मिले, बड़ा बन गया। दो ई मिली, बड़ी ई बन गई। दो ऊ मिले, बड़ा ऊ बन गया। लेकिन ये एक जैसे मिला के नहीं बने। इनकी खासियत है ये एक जैसे मिला के नहीं बने। तो ये दूसरी लाइन में, ये एक जैसे मिला के बने, ये एक लाइन में, ये दूसरी अलग अलग मिला के बने, तो ये दूसरी लाइन में। ए जब बनी तो आ और ई अलग अलग मिले दोनों। ओ जब बना तो अ और ऊ अलग अलग मिले, इसलिए ये अलग लाइन में। अब ये निर्धारित हुआ कि ये दो लाइनें इन सबसे अलग क्यों हैं? क्योंकि ये दो लाइनें स्वरों की हैं। अब वो दो लाइनें स्वरों की क्यों हैं? एक ही लाइन होती क्योंकि स्वर ही है, तो वो इसलिए अलग है कि ये एक जैसी इनकी निर्माण की प्रक्रिया है। या तो इसमें मूल है, या फिर मूल वाले आपस में समान मिलके बनाए हैं इनने, ठीक। और इस वाली में जब बने तो ये अलग अलग मिला करके बने, ठीक। अगली 5 पंक्तियां, बाकी तो व्यंजन है। अगली जो 5 पंक्तियां हैं वो 5-5 के जोड़ों में ही क्यों है? 5-5 में ही क्यों है? 4 होते, 6 होते, 7 होते, ये 5-5 ही क्यों है? अब इनका जो विन्यास है वो एक जैसा है तो ये व्यंजन। व्यंजन की खासियत क्या होती है? व्यंजन की खासियत है कि व्यंजनों को स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते। उनको स्वतंत्र बोल सकते हैं, इन्हें स्वतंत्र नहीं बोल सकते। इन्हें जब बोलेंगे तो आपको लगेगी एक हेल्प, सहायता लेनी पड़ेगी। किसकी? स्वरों की। बिना स्वर की सहायता के इन्हें उच्चारित नहीं कर सकते। कुछ भी बोलेंगे, आपने जरा सा बोला क, तो भी आ गया अ। अब आधा का नहीं बोल सकते, आधा का कैसे बोलेंगे? न्यूनतम छोटा आ निकल आएगा। या तो उसको क बोलेंगे, या फिर की बोलेंगे, कु बोलेंगे, कुछ तो उसमें लगाएंगे, ये तभी बोले जा सकते हैं। इनको वैसे नहीं बोला जा सकता। तो पहली चीज तो ये होगी, व्यंजन की खासियत ये होगी। अब ये 5 इकट्ठे ही क्यों हैं? इनके अपने कारण हैं। ये अपने कारणों से इकट्ठे हैं। कैसे? समझिए। ये सब वायु के आधार पे बोले जाने वाले हैं, कि अंदर से वायु निकलती है, उसी के आधार पे वो कहां टकराएगी, इस आधार पे ये सब बोले जाता है। अगर सही जगह पे नहीं टकराई, आप 100 यत्न कर लो। वायु अगर सही जगह नहीं टकरा रही है तो आप 100 यत्न कर लो, इनमें से कुछ भी आप बोल नहीं सकते। ये संभव नहीं है कि इनमें से आप कुछ भी बोल रहे हैं। कुछ और बोलना चाहेंगे, कुछ और निकलेगा। और जनरली क्या निकलेगा? हाँ, क्योंकि वो कॉमन है। आप कुछ भी प्रेशर नहीं लगाएंगे, भीतर से अगर आवाज निकालेंगे तो अ तो कम से कम निकलेगी। तो इन्हें बोलने का कारण क्या है? ये सबके सब हैं स्पर्शी व्यंजन, क्योंकि वायु
स्पर्श करेगी किसी विशिष्ट जगह पे, तभी इन सबको बोला जा सकता है। दूसरी बात, ये का के नीचे चाही क्यों है या एंग्या के नीचे वाही क्यों है, ये ऐसे ऐसे क्यों है, के पीछे भी कारण। ये पहली लाइन जो है वो कम समय लेती है बोलने में, दूसरी वाली ज्यादा लेती है, तीसरी वाली फिर कम समय लेती है, ये वाली फिर ज्यादा लेती है। ये वाली बोलोगे तो नाक से आवाज जरूर निकालनी पड़ेगी, तो ये वाले बोल ही नहीं पाओगे। तो सबके अपने कारण हैं, एक जैसे हैं, कुछ ना कुछ इनका आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए ये ऐसे हैं। यहाँ अगर ना जुड़ा हुआ होता तो ये ऐसे नहीं होते। तो यहाँ रखने का, व्यवस्थित करने का अपना कारण है, इसलिए इनको ऐसे रखा जाता है। अब आ जाओ इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन की भी खासियत है, इसमें भी वायु का ही खेल है कि वायु कहाँ रहेगी। ये वाली जब लाइन बोलेंगे तो वायु अंदर ही लूप बनाती है सीने में, फेफड़े में ही लगेगा कि भीतर ही लूप बना रही है। आपको लगेगा कि वायु भीतर रुक रही है और सीने में झंझनाहट जैसी हो रही, जब ये वाले चारों बोलेंगे। बोल के देख लो, भीतर ही, या तो लग रहा है भीतर ही वायु झंझना रही है। इनको अंतस्थ बोलते हैं और ये चार ही होते हैं, इसलिए एक लाइन में रखे हुए हैं अलग। इनको जब बोलेंगे तो वायु जब आपके मुंह से बाहर आएगी तो घर्षण करेगी, रुकेगी। मतलब इन्हें बोलेंगे तो वायु को हम मुक्त रूप से निकलने देते हैं, लेकिन इन्हें बोलेंगे तो हम रोकते हैं, वायु प्रॉपर्ली निकलने नहीं देते। अगर हम निकल जाने तो ये निकलेंगे ही नहीं, फिर इन्हें नहीं बोल पाएंगे। हालांकि हाँ, आपको यहाँ पे बोलते समय थोड़ा अलग लग सकता है। जैसे सा जब बोलेंगे तो क्या करते हैं, जीभ लगा लेते हैं पास में सा, ताकि वायु एकदम ना निकल जाए, क्योंकि एकदम निकल गई तो सा नहीं बनेगा, रोकना पड़ेगा उसको। लेकिन हाँ के मामले में नहीं है, तो हाँ में वायु यहाँ नहीं रोकते, यहाँ रोकते हैं। रोकनी तो कहीं ना कहीं पड़ती है। तो रोकेंगे जब वायु को तो क्या होगा, संघर्ष होगा। तो आपको कोई रोक रहा है कि इस कमरे से बाहर नहीं जाओगे, और आपको बाहर जाना है तो क्या करेंगे, तो उससे संघर्ष होगा, आप उसे हटाएंगे, संघर्ष करेंगे। तो इसलिए इनका नाम है संघर्षी, इसलिए ये एक लाइन में है। ये सब ऐसे हैं जो इन्हीं में से किन्हीं दो के जोड़ने से बने, दो व्यंजनों को जोड़ने से बने हैं। ये सब है संयुक्त, दो के जोड़ने से बने तो कैसे हो गए, संयुक्त, इसलिए ये बेचारे एक लाइन में है। फिर आए ये दो, इनकी खासियत यह है कि ये इधर थे कहीं थे, दोनों ही थे, उन्हीं में हमने जरा सा हेर फेर किया, थोड़ा उन्हें बदल दिया। अब उनमें दुई गुण आ गए, एक नहीं कितने गुण हो गए, दो गुण हो गए, दो गुण हो गए, तो इनको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। या जब इनको बोलते हैं तो आपको जीभ उठानी पड़ती है, बोलते समय जीभ उठानी पड़ती है, इसलिए इनको एक और नाम दिया जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। और ये अभी बाद में जोड़ा गया लास्ट में, तो लास्ट में जोड़ेंगे तो फिर मकान उसका कहां बनेगा, कहां रहेगा, लास्ट में ही रहेगा, तो उसको लास्ट में रख दिया। इसका नाम है विशिष्ट व्यंजन, इसको विशिष्ट व्यंजन बोलते हैं। तो दो तीन चीजें क्लियर हुई। ये वर्णमाला ऐसी ही क्यों लिखी जाती है, वैज्ञानिक कारण है, वो तो ऐसे नहीं कॉलम चाहे जैसे लिख दो। ये आपको कक्षा 1 में इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि कक्षा 1 में तुम बनाने लगो, ये ज्यादा जरूरी था। वो आएगा कहाँ, ये ज्यादा जरूरी नहीं था। वो वहीं पे क्यों है ये जरूरी नहीं था, अब जरूरी है। अब आपको भाषा का पता होना चाहिए कि कैसे करके कौन सी चीज कहाँ है, क्यों है, कैसे है। अब आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं। अब आपकी मानसिक शक्ति उतनी हो गई है कि आप कर पाए, उस समय आप नहीं कर सकते थे। तो इतना क्लियर हुआ। अब आगे बढ़े, देखो अब वर्णमाला का भेद कैसे होता है वो समझो। देखिए, पूरी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त करेंगे, हाँ कितने भाग, दो तीन मैंने बनाए तो करेंगे। अभी मैं एक और भी तो बना सकता हूँ, या दो और बना सकता हूँ। आप तो कितने भागों में विभक्त करेंगे, जनरली मोटे मोटे दो भाग हैं। एक भाग को हम बोलते हैं स्वर और एक भाग को बोलते हैं व्यंजन। एक भाग को कहेंगे स्वर और दूसरे भाग को कहेंगे व्यंजन। स्वर क्या है, मैं भी बता चुका हूं। स्वर क्या है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, जिनको बोलने के लिए किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। जो सबसे छोटे टुकड़े हैं, यानी उनको और टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तो उन्हें कहेंगे हम स्वर। और
जिन्हें टुकड़ों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे एक व्यंजन लिख लो, लिखा हुआ है, क्या इसे तोड़ सकते हैं? हाँ, इसे बिल्कुल तोड़ सकते हैं। इसका मतलब हुआ कम से कम इतना, यानी कम है, आ तो जुड़ा हुआ है, अब इसका कम से कम इतना मतलब हो गया, यानी इसको हमने तोड़ पाया। लेकिन अब यहां पे हम लिख दें क्या इसको तोड़ सकते हैं? नहीं, अब इसको कैसे तोड़ें? इसको नहीं तोड़ सकते। तो जिसको नहीं तोड़ सकते, जो अपने न्यूनतम टुकड़ों में ही है, मतलब सबसे कम स्थिति में ही है, वह है स्वर। और जिसे तोड़ा जा सकता है, जिसको बोलने के लिए घर वालों की जरूरत पड़ेगी, मदद लेनी पड़ेगी, वो व्यंजन है। जिनको बोलने के लिए मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वर। समझिए, प्रश्न आपके कहां से और कैसे बनते हैं? कुछ संख्या के आधार पे भी प्रश्न बनते हैं। पहला, संख्या के आधार पे प्रश्न बनेगा कि स्वरों की संख्या कितनी है। एक प्रश्न नॉर्मल था, कितने हैं? लेकिन पहली दो लाइनों में हमने 11 तो नहीं लिखे थे, पहली दो लाइनों में 7 और 6 लिखे थे। तो टोटल संख्या कितनी थी? 13 थी। और अभी जब हम व्यंजनों की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि इनकी संख्या तो 11 ही है, तो दो कहां गए? तो दो जो हैं वो तीसरी कैटेगरी में आते हैं। उस कैटेगरी को बोलते हैं अयोगवाह, जिनका योग नहीं हो रहा है। अच्छा, उनको उधर भी नहीं रखते। कौन कौन है? अंग और आहा, इनको वहां भी नहीं रख रहे, इनको यहां भी नहीं रख रहे, दोनों जगह नहीं रख रहे, तो उनके लिए अलग से कैटेगरी बना दी और उसको नाम दिया गया अयोगवाह। इनकी खासियत यह है कि ये जब लिखे जा रहे हैं, इनके जब संकेत बनाए जा रहे हैं, तो देखने में कैसे लग रहे हैं? जैसे कि ये हो स्वर, उधर से मैच कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो बेस है जिसपे ये लिखे जा रहे हैं वो अ है। तो देखने में कैसा लग रहा है कि ये स्वर है। लेकिन फिर इन्हें बोलो, पहले को बोलेंगे अंग, अंग मतलब क्या निकल रहा है? ना, ना किधर होता है? मतलब बोल रहे हैं तो ये कैसे लग रहे हैं? व्यंजन जैसे। और लिख रहे हैं तो कैसे लग रहे हैं? अब इनको कहां रखें? तो समस्या आ गई कि तुम ना इधर लायक हो ना उधर लायक हो, तो तुम्हें ऐसे ही रख देते, अलग नाम दे देते, अयोगवा। तुम्हारा योग ही नहीं हो पा रहा, ना इधर ना उधर, तो नया नाम ऐसे ही है, आ जाओ। आहा, लिखा हुआ है तो दिख रहा कैसे? किसके जैसा? स्वर जैसा दिख रहा है, क्योंकि बेस इसका क्या है? आ है, तो आ इधर है, तो वैसा दिख रहा है। लेकिन अब इसको कहीं लगाएंगे, ठीक, कहीं लगाएंगे, एक वर्ण लिख लो। अब ये इधर अंग यूज हो रहा है, इधर आ यूज हो रहा है। अब इनको पढ़ो जरा, उच्चारण इनके देखो। इसको बोले लंगूर, मतलब क्या निकल रहा है? आधा ना, आधा ना निकल रहा है, मतलब इधर जैसा निकल रहा है, व्यंजन जैसा निकल रहा है। इसको पढ़े, क्या निकल रहा है? हाँ, किसके जैसा निकल रहा है? व्यंजन जैसा निकल रहा है। उच्चारण निकल रहा है व्यंजन जैसा। जब लिखित व्यवस्था देखते हैं तो वो दिखती है स्वर जैसी, इसलिए ये न स्वर है न व्यंजन है, ये क्या है? ये अयोगवाह है, ये अलग है। बात क्लियर हुई? ये अयोगवाह क्यों है? क्योंकि इनका जो उच्चारण है वो रहता है व्यंजनों की तरह, और लेखन जब इनको लिखते हैं तो ये कैसे होते हैं? स्वरों की तरह। अब जो स्वर 11 है, इनमें भी अंतर है। ये भी दो तरह के हैं। एक तो ये है ह्रस्व। अभी जब छंद में पढ़ा रहा था तो छंदों में मैंने बताया था क्या? लघु और गुरु, ठीक है। इधर वही लघु और गुरु ही है। इधर एक नाम रख दिया गया ह्रस्व और दूसरे का नाम रख दिया गया दीर्घ। और इसको आसान कर दें, ह्रस्व मतलब होता है छोटा, ठीक, और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। और ये तो जाने कब से चिल्लाते चले ही आ रहे हो, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, वो तो चल ही रहा है। तो छोटा बड़ा तो पता ही है, छोटा मतलब ह्रस्व, दीर्घ मतलब बड़ा, बस इतना सा याद रखना। अब एक प्रश्न यहां आपका बनेगा कि इन 11 में से, अब ये टोटल 11 है हमारे पास, इन 11 में से ह्रस्व कितने हैं, दीर्घ कितने हैं? ह्रस्व की संख्या है 4, दीर्घ की संख्या है 7। हो सकता है जो पहली बार पढ़ रहा हो उसके दिमाग में ये कंफ्यूजन क्रिएट हो कि एक होता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, 3 छोटे तो ये हो गए, छोटी ए, छोटा ओ, वो तो 5 हो गए, और एक छोटा बड़ा होता नहीं तो वो टोटल छोटा ही होगा, रेल, तो ऐसा करके तो 6 हो गए।
तो ये गणना 6 और 5 में आनी चाहिए थी, ये 4 और 7 कैसे हो गई? अब ये बात कि ये 4 ही क्यों है और कौन कौन से हैं? दरअसल आ, ई, उ और ऋ है, इनको कतई कैसे भी नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक, ये ऐसे ही मूल अवस्था में। बाकी जितने भी 7 इधर बचे हैं वो बनाए गए किनसे? इन्हीं का उपयोग करके, इन्हीं का उपयोग करके बने। कौन कौन बचा? आ बचा। कैसे बना? दो छोटे आ मिल गए, उच्चारण दीर्घ हो गया, ज्यादा देर तक बोला गया, ज्यादा तेज बोला गया, बन गया। ये कैसे बनी? दो छोटी ई मिल गई, उससे बन गई। ऊ, दो ऊ मिल गए, उससे बन गया। अब ये कैसे बने? अब इसमें समान तो नहीं मिले, लेकिन असमान मिले, मिले तो है। ए तब बनी जब आ और ई मिले। ठीक, ओ तब बना जब आ और ऊ मिले। ए कब बनी? जब आ के साथ ए मिली, मतलब आ और ई ऑलरेडी है ही, और इधर एक और आ मिल गया, यानी बड़ा आ और ई मिली। ठीक, और ये कब मिला? बिल्कुल सेम कंडीशन यही कि आ में जब ओ मिला तब ओ बन गया। तो ये कुल मिला के एक से ज्यादा मूल स्वरों के मिलने से बन रहे हैं, और जब एक से ज्यादा मिले तो उसी को दीर्घ। एक मात्रा मतलब लघु, ह्रस्व। एक से ज्यादा मतलब दीर्घ, इतना। अब दूसरा एक तरीके का और प्रश्न आपका बन सकता है, इन्हीं को कहा जाता है मूल स्वर। अब याद रखिए, चीजें एक ही हैं लेकिन नाम बदले जा रहे हैं। इन्हीं को कह रहे हैं मूल स्वर। मूल स्वर मतलब यही मूल है, और इन सबको कहते हैं व्युत्पन्न स्वर। व्युत्पन्न किसे कहते हैं? जो किसी को मिलाकर के बनाया जाए, जिसका जन्म किसी से हो, उसको क्या कहेंगे? व्युत्पन्न। बी और उत्पन्न करके बना है शब्द व्युत्पन्न। तो ये व्युत्पन्न है, इनकी उत्पत्ति हुई है किनसे? इन वालों से। लेकिन इनकी उत्पत्ति नहीं हुई कहीं से, इनको कहीं से बनाया नहीं गया। तो ये तो हो गए मूल, और ये कैसे हो गए? व्युत्पन्न। अब सम व्युत्पन्न और विषम व्युत्पन्न, एक और कंडीशन होगी। ऐसे जो समान तरह के जोड़ने से बने, तो सम व्युत्पन्न कौन कौन से हैं? आ, ई और उ। ये एक जैसे जोड़ के, आ तो आ, ई तो ई, उ तो उ। लेकिन ये असमान, इनमें आ के साथ आ नहीं जुड़ा, आ के साथ ई जुड़ी, आ के साथ उ जुड़ा, अलग अलग तरीके के जुड़े हैं, तो ये असमान हो गए। इतनी बात कुल मिलाकर के याद रखनी है आपको स्वरों से, इसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना। बाकी थोड़ी बहुत एक दो चीजें आएंगी, वो हम बाद में देखेंगे। पहले मोटी मोटी चीजें देख लेते हैं। अब आते हैं कहां? व्यंजनों पे। अब यहां वही सेम प्रश्न यहां भी आ जाता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी है? इधर हो गए 11, अव्यंजनों की संख्या कितनी है? इतना कठिन प्रश्न नहीं है, कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? 40, 34, 33, 39, 37, कितने कहेंगे उसको वहां काउंट नहीं करते। ठीक है, मूल जो है मूलतः वो इनकी संख्या 33 ही है मूलतः। एक बात याद रखिएगा, मूलतः शब्द मैंने जोड़ दिया, बाकी सब कैसे भी करके जबरदस्ती बनाए गए हैं, वो है नहीं। ये कौन से हैं? 5 लाइनें, 5 लाइनों में कितने हो गए? 25, फिर अगली 4, कितने हो गए? और फिर अगले 4, बस। उसके बाद 4, 2 और 1 जो आए हैं वो बने हैं कहीं से। लास्ट वाले जो 4 हैं वो कहां से बने? वो उन्हीं में से का सा को जोड़ के, तारा को जोड़ के, ऐसे करके बनाए गए सभी। डा और ढा के नीचे पॉइंट लगाया तो क्या किया? उधर से ही तो उसी में पॉइंट लगा के बढ़ा दिया गया। और जो विशिष्ट व्यंजन है उसकी तो खास कोई जरूरत ही नहीं है। दरअसल वो लिखा ला जैसा जाता, पढ़ा अड़ा जैसा जाता है, तो कुल मिला के वो क्या अलग हुआ? वो भी अलग नहीं हुआ। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। और इन 33 व्यंजनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक, ये 33 कितनी जगह बटे हैं? 3 जगह। बाकी सबकी बात करेंगे, अलग अलग करेंगे। पहली जो श्रेणी है उसको बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। कौन से व्यंजन? स्पर्शी।
स्पर्शिक शब्द काय से बना है? स्पर्श से। स्पर्श का मतलब होता है छूना, टच करना। स्पर्श का मतलब टच करना। अब टच कौन करेगा और क्या टच करेगा, ये अच्छा सवाल है। कौन टच करेगा और क्या टच करेगा? वर्णमाला को आप प्रैक्टिकली सीखेंगे, अभी परेशान नहीं हुई, एकदम प्रैक्टिकली सीखेंगे। टच कौन करेगा? उत्तर है वायु, हवा टच करेगी। अच्छा, आप जो बोल रहे हैं ये सब बोला कैसे जा रहा है, इसका विज्ञान पता है आपको? विज्ञान पता है? जो आप बोल रहे हैं वो वायु है और कुछ नहीं है। दरअसल यहाँ पे एक मशीनरी है, ऐसे मानो यहाँ एक बीड़ा फिट है, बीड़ा में तार होते हैं, उसको ऐसे जब हिलाया जाता है तो उसमें से ध्वनि निकलती है। तो ऐसे ही यहाँ पे एक बीड़ा है, भीतर से वायु आती है, उससे टकराती है, वो हिलता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। और वो सेम ध्वनि नीचे से ऊपर तक आती है, बिल्कुल सेम, एक जैसी, कोई अंतर नहीं है। और सबकी एक जैसी आती है, गाय की भी, घोड़े की भी, आदमी की भी और गधे की भी, सबकी एक जैसी आ रही है। आदमी ने क्या किया? आदमी ने और चीजों का इस्तेमाल करना सीख लिया, ठीक। बाकी सबने मुंह खोला और भीतर से आवाज निकाल दी, तो उनको रेखना कहते हैं। आदमी को रेखना नहीं, आदमी भी अगर ये सब ना कर पाता तो आदमी को भी क्या कहते हैं? तो फिर रेखना ही कहते हैं, उसको भी यही कहते हैं। लेकिन हमने कुछ अंतर कर लिया, कहा? इन जगहों पे। अब वायु हमने यहां से निकाली स्वर तंत्रियों से। एक बात और याद रखिए, जब आप बोलते हैं तो सांस अंदर लेते हैं कि बाहर छोड़ते हैं? कभी ध्यान दिया इस बात को? क्या दोनों स्थितियों में आप बोल सकते हैं, सांस अंदर ले रहे हो, सांस बाहर छोड़ रहे हो? दोनों स्थितियों में बोला जा सकता है या कोई एक ही स्थिति होती है? अभी प्रैक्टिकल कर लो, एक ही सेकंड तो लगेगा। केवल और केवल तभी बोला जा सकता है जब सांस छोड़ रहे हो। कभी भी सांस भीतर लेते समय आप बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि फिर अगर बोलेंगे भी, वो तंत्रियां काम करेंगे तो पेट में बोलेंगे जाके, फिर ज्यादा दिक्कत होगी। वॉइस तो बाहर आनी चाहिए ना, तो अंदर से जब वायु आएगी तो बाहर जाएगी, तभी तो वॉइस बनेगी। अब ये अंदर से जो वायु वो एक ध्वनि लेकर के आ रही है और वो ध्वनि नॉर्मल सी है। प्रैक्टिकल करवा दें। अपना अपना मुंह खोल लीजिए, जीभ स्थिर कर लीजिए, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ कहीं एक जगह जीभ स्थिर कर लीजिए, उसको चलने नहीं देना, ठीक। और अंदर से ध्वनि निकालो, कुछ भी मन अंदर से करो कि हम खा बोलेंगे, और निकालो, एक ही ध्वनि निकलेगी, एक, ठीक। आ ही निकलेगा अंदर से और कुछ नहीं निकलेगा, वही निकलेगा। अब ये अंतर कैसे आया? का बना पाए, खा बना पाए, गा बना पाए। वो जो ध्वनि भीतर से आ रही है, जो वायु भीतर से आ रही है, अब उसको एक खास जगह टक्कर मरवानी है, ठीक। और ऐसी 5 खास जगह है मुंह में, जहां जहां पे टक्कर मरवाने से वो उसका जो स्वरूप है बदल जाता है। वहां पे टक्कर लगेगी तो स्वरूप बदल जाएगा, दूसरी जगह लगेगी तो दूसरी जगह उसका स्वरूप बदल जाएगा। 5 वो जगह कौन कौन सी है? पहली जगह है, इधर लिख दूं, पहली जगह है कंठ, इधर, ठीक। और यहां से फिर उल्टे चलेंगे, ठीक। दूसरी जगह है तालु, तीसरी जगह है मूर्धा, चौथी जगह है दंत, और 5वीं जगह है ओष्ठ। ये 5 जगह हैं। इन 5 जगहों पे जब टक्कर लगेगी वायु को तो एक लाइन निकल पड़ेगी, मतलब 5 वर्ण बन जाएंगे एक जगह टक्कर से। कंठ में काका गागा इंगिया बोले जा सकते हैं। यहीं पे बोल के देखो, प्रेशर इधर ही आ रहा है। ये पहली वाली लाइन बोलिए, कौन सी? का, खा, गा, घा, न्या। इन्हें बोलेंगे प्रेशर इधर ही आ रहा है, वायु बाकी के नहीं जा रही। लेकिन जैसे ही दूसरी लाइन में घुसेंगे, चा, छ, जा, झा और वा, इनको बोलेंगे। जैसे ही आप बोलेंगे च, तो आपको अपनी जीभ जो है, अब तालु जानते हैं? तालु, तालु मतलब जिसको नॉर्मली कह देते हो तरुआ, सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, जहां से निगलते हो उसके ठीक ऊपर का हिस्सा, वहीं पे एक ऐसा मांस का टुकड़ा लटका रहता है, उसको सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं, यूला बोलते हैं, मतलब विज्ञान की भाषा में सॉफ्ट पैलेट, मुलायम तालु। वो तालु का ही एक हिस्सा होता है, उसके ठीक आगे का हिस्सा बोलते हैं तालु। अगर ये वाली लाइन आपको बोलनी है तो भीतर से जो वायु आ रही उसकी टक्कर वहां होनी चाहिए,
उस लटके हुए वाला हिस्सा है उसके ठीक आगे, वहां पे टकरानी चाहिए वायु, तब ये वाली लाइन बोलेगी। अब वहां पे टकरानी चाहिए तो आप किसका सहारा लेके रोक सकते हैं? आपके पास एक चीज है, जीभ है, तो जीभ को उस वाले पोर्शन के ठीक नीचे लगा लो। उसके ठीक नीचे लगाओगे तो वायु आएगी, वहीं पे टकरा जाएगी। यही तो कर रहे हैं। चा बोलो, फिर ये इमेजिन करो जीभ कहां जा रही है चा बोलते समय, तालू के ठीक नीचे जा रही है, ताकि जब हवा आए तो हवा तालू पे लगे जाके। अगर तालू पे ही आपने जीभ लगा दी तो फिर हवा उसके ऊपर लगेगी, फिर चा नहीं निकलेगा। ऐसा भी नहीं है जहां पे आप जीभ लगा रहे हो उसके अगर ऊपर लगा दी तो भी चा नहीं बनेगा, और उसके अगर नीचे ले आए तो भी चा नहीं बनेगा। दोनों कंडीशन बन ही नहीं सकता चा। वो पूरी लाइन आपको बनानी पड़ेगी, तो ये करना पड़ेगा। तीसरा, मूर्धा। मूर्धा किसको कहते हैं? मूर्धा का मतलब होता है जो आपका इंटरनल पार्ट है जिसमें से दांत निकले, ठीक, जहां से दांत आपके उगे हैं उसका भीतर की तरफ का जो पार्ट होता है उसको कहते हैं मूर्धा। तो ये अगली वाली लाइन कौन सी? टा, ठा, डा, ढा और ड़ा। ये वाली लाइन अगर आपको बोलनी है, टा बोलना है, तो आपको दांतों के ठीक समीप अपनी जीभ सेट करनी है ताकि उसके ठीक ऊपर हवा की टक्कर लगे। अब एक बार जीभ नीचे ले आओ, बोलो। दांतों के ठीक, जैसे ये वाला इतना पोर्शन दांतों का है, ये दांत है और ये मुर्दा का पार्ट है, तो आपको लगभग यहां लगानी पड़ेगी जीभ, इस जगह पे। और अगर यहां जीभ नहीं लगा पाया तो टा नहीं निकलेगा, फिर कुछ भी निकलेगा, टा नहीं बोला जा सकता। करके देख लो, आगे आसानी रहेगी। इतना प्रैक्टिकल खुद करके देख लो। बोलो ट, जीभ लगानी पड़ी ऊपर ताकि हवा आए और ऊपर मूर्धा में टक्कर मार दे। अगर मूर्धा में टक्कर मारेगी तो ये वाली लाइन निकलेगी, अन्यथा नहीं निकलेगी। अगली लाइन बोलने के लिए हवा की टक्कर लगवानी पड़ेगी किसमें? दांतों में। दांतों में लगेगी तब निकलेगी कौन सी लाइन? त, था, द, धा और ना। बोलो ये लाइन त। अब दांत के, ये अगर दांत है तो आप यहां जीभ लगा रहे, नीचे, दांत के नीचे। अब वायु आएगी और यहां दांत में टकरा जाएगी, दांत में टकरा जाएगी तो ये वाली पंक्ति बन जाएगी। इसको आप बोल पाएंगे ता था दा दा ना। हर पूरी लाइन बोलिए और जीभ जो है वो दांत पे लग रही है। दांत पे इसलिए लग रही है ताकि वायु पूरे दांत पे आके लगे, ठीक। और आखिरी ओष्ठ, कौन सी? प, फ, ब, भ और म। मुंह खोल लो, ओठों को चिपकने नहीं देना है, मतलब छूने नहीं देना है एक दूसरे को। और ये वाली लाइन तो कोई भी वर्ण या पूरी लाइन बोलो, ओठ छुए ना एक दूसरे को। छुएंगे नहीं तो वायु ओठ में टकराएगी नहीं, फिर तो वायु सीधी निकल जाएगी। और अगर निकल जाएगी तो ये लाइन बन ही नहीं पाएगी, संभव ही नहीं है। इस लाइन को बनने के लिए जरूरी यह है कि कम से कम वायु अंदर से आए और ओठ पे टकराए। अगर नहीं टकराएगी, अब आपको प बोलना है, इसका मतलब एक बार जब वायु निकले उस समय बंद करना है। जब बंद टकराएगी, अगर खुले होंगे तो सीधी निकल जाएगी। ये पंक्ति नहीं बनेगी। इनका नाम हो गया क्यों स्पर्शी? क्योंकि वायु किसी न किसी मुखांग को स्पर्श करेगी तब ये बनेंगे। कौन कौन से मुखांगों को स्पर्श करेगी? कंठ को, तालु को, मूर्धा को, नाक को, ओठ को। याद रखने का तरीका, इनका नाम हो गया, कंठ से है तो कंठ्य, इनका नाम तालव्य, इनका नाम मूर्धन्य, इनका नाम दंत्य, इनका नाम ओष्ठ्य, ठीक। अब इनको याद रखने का तरीका, आप ऐसे चल रहे हैं, मतलब ये तो क्रम याद ही रहेगा ओलम में, ये तो नॉर्मल बात है, ये क्रम तो आपको याद रहेगा। इसका क्रम उल्टा है। इधर कंठ, कंठ के बाद पहली जगह अंदर की तरफ क्या आ रही है? तालु आ रहा है। तालु के आगे क्या आ रहा है? मूर्धा। मूर्धा के आगे क्या आ रहे हैं? सबसे बाद में क्या आ रहा है? तो ये उल्टा क्रम, मतलब इधर से सीधे चलेंगे, इधर सीधे चलेंगे और इधर से उल्टे चलेंगे। तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। इन्हीं को एक और नाम दिया जाता है, इन्हीं को बोलते हैं वर्गाक्षर। तो वर्गाक्षर क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप ये देखेंगे कि ये एक वर्ग का निर्माण करते हैं। वर्ग का निर्माण कैसे कर रहे हैं? ऐसे भी 5, ऐसे भी 5, ऐसे भी 5, ऐसे भी 5, तो क्या बना रहे हैं? गणित के हिसाब से वर्ग बन गया ना, तो इसको इन्हीं को बोल देते हैं वर्गाक्षर। अब
दूसरा टाइप। तो 3 जगहों में बटे हुए हैं सारे। स्पर्शी हो गए, स्पर्शी के बाद दूसरे होते हैं अंतस्थ, तो इनमें 4 आते हैं, या, रा, ला और वा। इन्हें अंतस्थ क्यों कहते हैं? अब अंतस्थ को तोड़ो, अंतस्थ को 2 जगह ले जाओ। अंत स्थ, संस्कृत का वर्ड है अंतः स्थ। अंत माने अंदर भीतर, और स्थ माने स्थित। और ये बात कही किसके लिए गई? स्पर्श की भी बात किसके लिए कही गई थी? वायु की। स्पर्श कौन करेगा? वायु। अब अंतः स्थ, अंदर स्थित, तो अंदर स्थित कौन रहेगा? वायु। जिस तरह से स्पर्श किसने किया? वायु ने। वैसे ही अंदर स्थित कौन रहेगा? वायु। इनको बोलते समय ये लगेगा कि वायु बाहर निकल ही नहीं रही है, भीतर ही घूम रही है, अंदर ही घूम रही है। बोलिए लाइन। चारों वर्ण बोल के देखेंगे, आपको लगेगा कि सीने में झंझनाहट जैसी फील हो रही है, हवा बाहर नहीं निकल पा रही, ऐसा लगेगा। या, रा, ला, वा, चारों में एक ही कंडीशन है। इन्हें क्या कहेंगे? अंतस्थ। उसके बाद अगले जो हैं उनको कहते हैं संघर्षी या फिर उष्म। ठीक है, संघर्षी या उष्म। संघर्षी मतलब जो संघर्ष करें, और ऊष्म जहां पे घर्षण होगा वहां पे क्या होगा? ऊष्मा होगी। सीधी सी बात है। अब हम अपनी दोनों हथेलियां रगड़ लें तो ये क्या है? घर्षण है। थोड़ी देर के बाद हथेलियों की स्थिति क्या होगी? गर्म हो जाएंगी। गर्म मतलब ऊष्म। तो इन्हीं को संघर्षी या ऊष्म कहते हैं। कौन कौन है इसमें? 4। ठीक, 3 तरह के स और हा। अब एक बड़ी समस्या, ये इतने सा बनाने की क्या जरूरत थी? काम तो एक में भी चल सकता था। और इनको बोलेंगे कैसे? इनमें अंतर क्या है? एक की जगह पर दूसरा यूज कर दिया तो इनके लिए क्या करेंगे? तो इनमें संघर्ष की स्थितियां कम और ज्यादा है। जो लास्ट वाला है ये सबसे कम संघर्ष करवाता है। ठीक, ये वाला जो है ये उससे थोड़ा ज्यादा संघर्ष करवाता है। सर्वाधिक संघर्ष सबसे पहले वाले में होता है। मतलब पहले वाले को और कहते हैं, जैसे लिखा है, जब इमला बोली जाती रही होगी तो गुरुजी बता देते होंगे कि सा सरवता वाला बनेगा, फिर कहते होंगे सा सिटी वाला बनेगा, कहते थे ऐसे। तो सिटी वाला सा कौन सा होता है इनमें से? सबसे पहला वाला। हाँ, सबसे पहला वाला कौन सा होता है? सिटी वाला। और सिटी ऐसे लिखा जाता है, तो फिर सिटी वाला तो ये वाला हुआ। वो बोलने की सीटी की बात है। ठीक है, बोलने की सीटी की बात है। बोलने की सीटी की बात मतलब बोलते समय सीटी बजेगी। इस वाले सा को जब आप बोलेंगे तो बोलने का तरीका क्या होगा? जीभ को आप बिल्कुल सटा लेंगे, और बिल्कुल थोड़ी सी जगह, जब सबसे ज्यादा संघर्ष करवाना है तो जगह सबसे कम देनी है, बिल्कुल थोड़ी सी जगह देंगे, वहां से सा निकलवाना है। और जब वहां से सा निकलवाएंगे तो फिर सीटी बजेगी। जो सीटी बजा, कुछ लोग ऐसे हैं जो बजा लेते हैं सीटी। बकरिया को पानी पिलवाया है बजाई होगी सीटी, मतलब वो सा वाली सीटी है। आप वही कर रहे थे, ये वाला संघर्ष करवा रहे थे, तभी सीटी बजती है। तो पहला वाला सा बोलेंगे तो बिल्कुल सटा लेंगे जी। और बोलते समय ध्यान रखिएगा कैसे बोला जाता है। सा। अब जब बोला तो पहले सरसराहट खूब आई, उसके बाद जाकर के कहीं सा आया। ठीक, सा। दूसरा वाला, इस सरसराहट को थोड़ा कम कर दो, मतलब जीभ को थोड़ा नीचे लिया, इतना ऊपर ले जाने की क्या जरूरत है? जब ज्यादा से थोड़ा कम कर दो तो ये वाला निकलेगा। और जब सरसराहट नहीं निकलवानी, पूरा मुंह खोलो डब्बा जैसा और सा बोल दो। सरसराहट नहीं करवानी तो क्या हो गया? सा। अब हा के साथ ये लफड़ा है। हा बोल रहे हो तो संघर्ष करवा ही नहीं रहा। बोलो, हुआ कहीं? उधर नहीं हुआ, उससे पहले होके आया है, वो आप फील नहीं करवा रहे, वो भीतर होके आया है। इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं काकल्य। क्या बोलते हैं? काकल्य भी बोलते हैं। इसका संघर्ष यहां पे ना होकर उससे पहले हो लेता है, लेकिन संघर्ष इसमें भी है, इसलिए इनके नाम हो गए संघर्षी। अब हमने ओलम का, ओलम 2 दिन चलती है, ये समझ लो, 1 घंटे में ओलम भी नहीं खत्म होती। हालांकि फिर भी बहुत जल्दी खत्म हो गई, क्योंकि शुरुआती 3 साल चले गए थे इसी ओलम के चक्कर में।
अब कम से कम 2 घंटे में खत्म हो रही तो ठीक ही है। अभी बहुत कुछ इसमें से क्लियर करना है। अभी हमने एक रूपरेखा, एक स्ट्रक्चर तैयार कर पाया है आज भर में कि ऐसे ऐसे करके ओलम होती है। अभी इसमें शुरू होगा कि अल्पप्राण, महाप्राण, अभी बहुत कुछ चलेगा इसमें। फिर प्रत्येक के उच्चारण का स्थल, प्रत्येक के, अभी हमने केवल इतने बता दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के उच्चारण स्थल नहीं होते। स्पर्श और उच्चारण स्थल सबके होते हैं, तो सबके उच्चारण स्थल और स्पर्श वो सब क्लियर करने हैं। यानी अभी कल का एक दिन ओलम पढ़ने में और लगेगा। फिर ओलम पढ़ने के बाद फिर हम लोग आएंगे शब्द, मतलब वर्ण क्लियर हो जाएगा। वर्ण के बाद बहुत स्लोली आराम से बढ़ेंगे, फिर आएंगे शब्द पे, और शब्द में शुरुआत होती है सबसे पहले संधि से, क्योंकि शब्द बनता ही वहीं से। तो उससे उसके बाद संधि पढ़ेंगे, फिर संधि के बाद फिर इनमें होने वाली त्रुटियां पढ़ेंगे, गलतियां, यानी बहुत प्रॉपरली चलेगा। और जिसका पहला छूट गया, ये भी खूब समझ लो, बीच में जिसके एक दो गुल्ली लग गई, नहीं पढ़ पाया, तो आगे वाला समझ नहीं आएगा। ये पूरा क्रमबद्ध है, जब एक एक करके आप पढ़ेंगे तभी दूसरा समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। नहीं तो अक्कड़ बक्कड़ पढ़ाते रहो कि आज ये पढ़ा दिया कल वो। मैंने पहले ही छंद रस अलंकार क्यों पढ़ा दिए, क्योंकि वो बीच में आएंगे कंफ्यूज करेंगे। पहले निपट गए, बात खत्म। अब हम पूरा व्याकरण पढ़ेंगे कायदे से, ठीक है। तो आज इतना ही रखें, शेष कल। और ये पीडीएफ जो है वो मैं फ्लिप करे दे रहा हूं, ऐसे ही भेज दूंगा। हालांकि लिखा होगा थोड़ा बहुत, नहीं लिखा कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो इतना ही लिख लो, लिखना ज्यादा है नहीं। असल बात यह है कि मैंने जो कहानियां, किस्सा जो भी सुनाया इतनी देर, जो भी रामायण सुनाई है तुम्हें, इसको दिमाग में बैठाए रखो, कल्याण हो जाएगा। ये लिखा हुआ नहीं भी होगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, समझे।